Hello everyone, my name Karudesh Kumar Maurya, Botany faculty. Today we will start a new topic and name ETS. On NEET exam basis, this topic is very important. So, हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ETS का. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये है क्या? इसके पहले क्लास में हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन तीनों के बारे में हमने बताया. तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल्स में जो ऑक्सीडेशन में NADH2 एंड FADH2 यूज हुए थे, वहीं पर यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनका ऑक्सीडेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा. तो फुल फॉर्म हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक, क्या पॉइंट मैंने बोला? साइट वेयर NADH2 एंड FADH2 convert into ATP by oxidative phosphorylation. यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन NADH2 एंड FADH2 के ऑक्सीडेशन से ATP एनर्जी बनेगी. ठीक है, जनरली टेक्स प्लेस इन, कहां पर होती है? टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और हम यहां पर जो टॉपिक ले रहे हैं, इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि NADH2 और FADH2 जनरली जब हम ग्लाइकोलाइसिस चलाते हैं, जब ग्लाइकोलाइसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-BiPGA में कन्वर्ट होता है, उस टाइम NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है. लिंक रिएक्शन में जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है. ठीक इसी तरह क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 और 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है जब कंप्लीट क्रेब्स साइकिल चलती है. तो ATS को चलाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट की. तो हम यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ETS को देखते हैं. सबसे पहले एक चार्ट को बनाने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि ETS को ड्राइव करने के लिए 5 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, हम कंपोनेंट को देख रहे हैं. ये देखिए, यहां पर एक चार्ट बना रहे हैं. यह है सीरियल नंबर, यह है कॉम्प्लेक्सेस और यह है कंपोनेंट. ठीक है, तो हर कॉम्प्लेक्सेस के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं. ये सीरियल नंबर सेकंड, हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स को और इनके कंपोनेंट को. तो पहला कॉम्प्लेक्स आता है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इनके कंपोनेंट होते हैं FMN एंड FES. FMN का फुल फॉर्म है फ्लेवो मोनो न्यूक्लियोटाइड. सेकेंड कंपोनेंट आता है आपका FADH2 डिहाइड्रोजिनेज
हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इनके कंपोनेंट हैं FAD, FES एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं जिनका नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके जो कंपोनेंट हैं साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पर जो मैंने थर्ड लिया था साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, आप इसको ये भी बोल सकते हो साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ नंबर में आपके आ जाते हैं एक चैनल होता है जिसका नाम है ATP सिंथेज, या आप इसे बोल सकते हो एटीपेज या ऑक्सीसोम। इनके जो कंपोनेंट हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के कंपोनेंट, सॉरी मैंने यहां पे नहीं बताया आपको, यहां पर है साइटोक्रोम A3 और यहां पर 2 कॉपर के सेंटर होते हैं। ठीक है, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज, इनके जो कंपोनेंट हैं F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ETS को कंप्लीट क्या करेंगे, चलाएंगे, और ETS को चलाकर NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे और फाइनली ATP एनर्जी और H2O का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आइए हम चलते हैं कॉम्प्लेक्सेस पर। तो यहां पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये साइट है मैट्रिक्स की और ये साइट है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की। ठीक है, आप बोल सकते हो या इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। और ये जो कॉम्प्लेक्सेज है हम यहां पर नोट कर रहे हैं, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, और ये है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, और ये है कॉम्प्लेक्स 4, और लास्ट ये हो गया कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या है, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर NADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होंगे, NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस टाइम क्या है, जब ये H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बोल सकते हो NADH प्लस H प्लस। ठीक है, इनका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हाइड्रोजन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें यहां पर ब्रेक डाउन होता है। तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज के कॉम्प्लेक्स में जो ये ब्रेक डाउन होगा, तो यहां से सबसे पहले क्या निकलेंगे, 2H प्लस में ब्रेक डाउन होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट कंपोनेंट होगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के सेकेंड कंपोनेंट के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइड्रोजन या प्रोटॉन मूव कर दिए जाएंगे, H प्लस मूव कर दिए जाएंगे कहां पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब देखो क्या है,
एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को चलाकर यहां पर 4H+ साइट ऑफ मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव किया है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने जो ऑक्सीडेशन से जो H+ रिलीज किए हैं OH+, तो ये 2H+ तो यहां पर आ गए, लेकिन जो 2H+ एक्स्ट्रा है यहां पर NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है FMN, एक खुद हाइड्रोजन कैरियर है। जो इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर हो रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज करते हुए FMN मैट्रिक्स से 2H+ को मूव कर देगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब देखो यहां से ये H+ ट्रांसफर कहां पर होंगे, यहां से नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक हाइड्रोजन कैरियर के पास जिसका नाम है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज करते हुए मैट्रिक्स से 2H+ को लेगा और रिड्यूस कर देगा UqH2 में। ठीक है, किसमें, UqHT में। यूज क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज किया और एक बार रिडक्शन के बाद ये फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे यूबिक्विनोन में। मतलब पहले जब इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ने लिया तो इनका खुद का हुआ ऑक्सीडेशन, और जैसे ही H+ इन्होंने इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन में। तो यहां पर यूबिक्विनोन का हो गया रिडक्शन, तो बन गया क्या, यूबिक्विनोल, और वापस से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया तो यहां पर जो H+ थे वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू मूव कर दिए गए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब देखो ये जो साइकिल यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो रही है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का खर्च हो जाएगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इस साइकिल को ड्राइव करने में। सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, सक्सिनिक एसिड को किसमें या सक्सिनेट को किसमें चेंज करता है, फ्यूमेरेट में। याद करो जब क्रेब्स साइकिल मैंने पढ़ाया था वहां पर क्या बताया था, सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है वहां पर ऑक्सीडेशन किसका होता है, FAD कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, FADH+ में। यहां पर जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन तो पास होंगे बट H+ रिमूव कर दिए जाएंगे वापस से मैट्रिक्स में ही। मींस इस कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू H+ पास नहीं होंगे। उसका मेन रीजन ये होता है कि यहां पर ये इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो एनर्जी के लेवल के होते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई H+ को साइड ऑफ मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ मूव करें। इलेक्ट्रॉन तो पास हो गए, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इनका कंपोनेंट कौन सा था जो रिसीव करेगा, क्या नाम था, FAD। FAD से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, FAD से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES के पास। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन इन्हीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज करते हुए मैट्रिक्स से 2H+ को क्या करेगा, कैच करेगा, और मैट्रिक्स से 2H+ लेगा और खुद का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा UqH2 में, और वापस से फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इनके रिडक्शन से जो H+ होंगे या ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू मूव कर दिए जाएंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इस कंप्लीट साइकिल को चलाने में एक इलेक्ट्रॉन का खर्च हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। अब देखो जब हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को चलाया उसके बाद यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को कैच किया और यूबिक्विनोल बनाया, तो ये साइकिल को चलाने में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर खर्च हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर खर्च हो गए।
तो कॉम्प्लेक्स सेकंड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड का फर्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम है साइटोक्रोम बी। क्या है? साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास आया, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का, और ये आया कॉम्प्लेक्स सेकंड का एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होंगे किसके पास? एफ के पास। एफ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम C1 के पास। अब देखो साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन जाने हैं कॉम्प्लेक्स 4 में। बट होता क्या है कि इन दोनों के रिडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट पास नहीं हो पाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। इनको ले जाने के लिए यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन को पास करेगा कहां पर? ये इलेक्ट्रॉन को पास करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कॉम्प्लेक्स 4 के पास उनके कंपोनेंट कौन है? साइटोक्रोम ए और A3। इसके अलावा वहां पर 2 कॉपर के सेंटर है। तो पहला ये पास जाएगा कॉपर ए के पास, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ए से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? साइटोक्रोम ए के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर बी के पास, सेकेंड कॉपर के पास। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसी टाइम क्या होगा? साइड ऑफ मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 2H+ मूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं। तो 2H+ मूव कर दिए गए कहां पर? मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और फाइनली मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है? O2 है। ठीक है, H+ तो ऑलरेडी है। तो ठीक है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज करते हुए तो 2H+ यहां पर क्या हो गए? बाइंड हो जाएंगे। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा H2O का। ठीक है, इस बेसिस पर हम इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है O2। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक, अब देखो यहां पर 2 पॉइंट आता है। अगर मैं बात करूंगा ETC की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइटोक्रोम A3। बट ETS की हम कंप्लीट बात करेंगे। यहां पर ETS में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है O2। ये 2 मेन डिफरेंसेस होते हैं ETC और ETS में। देखो जब यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, तो H+ प्रोटॉन मूव हो रहे हैं मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होगा? H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? H+ का कंसंट्रेशन हाई हो गया है। और इधर H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया मैट्रिक्स में? H+ का कंसंट्रेशन लो हो गया है। अब देखो लो टू हाई हो गया है। अब यहां पर क्या होगा? इन H+ के कंसंट्रेशन की वजह से एक ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होगा जिसका नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब हम मेम्ब्रेन क्या करती है
इस ग्रेडियंट को मेंटेन करना चाहती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए इन H+ का मूव करना पड़ेगा कहां पर? वापस से मैट्रिक्स साइट में। तो मैट्रिक्स साइट में मूव करने के लिए यहां पर हमारे पास दो चैनल्स हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है F0 और ये कौन से हैं? F1। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब F0 और F1 में, ये हाइड्रोजन F0 और F1 के थ्रू मूव होंगे, तो उस टाइम क्या होगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फाइनली क्या बन जाएगा? ATP का फॉर्मेशन होगा जब ये H+ यहां पर मूव होंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये है केमियोस्मोटिक प्रोसेस। केमियोस्मोटिक प्रोसेस में मैंने क्या बोला था आपको कि मेन पर्पस क्या होता है? ATP के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है। उसमें मैंने आपको बताया था, जब फोटोसिंथेसिस का पार्ट मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर क्या बताया था कि केमियोस्मोटिक के चलाने के लिए पहली बात तो क्या होनी चाहिए? एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के अलावा यहाँ पर F0 और F1 पार्टिकल एक चैनल होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वहाँ पर देखो ठीक, ये हो गया ATP का फॉर्मेशन। तो फाइनली मेन पर्पज क्या था हमारा? ATP का फॉर्मेशन करना। हाँ, जब 4H+ मूव होते हैं यहाँ पर F0 और F1 के थ्रू, तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है। यही पॉइंट जो होता है, अगर मैं आपको बात करूँ फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पर 3H+ मूव होते हैं थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के थ्रू F0 और F1 चैनल से, तो वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। सर